हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी को नमस्कार रहेगा। हम लोग का जो डिजिटल इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा इशू है, जिसके वजह से हम लोग क्लास जो है अभी यूट्यूब में दे रहे हैं आपको। तो ये क्लास जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद जो है मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में या पर्सनली जो है आप मेरे को कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। चैप्टर जो है वो है आपका डिविडेंड पॉलिसी, है ना। एक बहुत बढ़िया चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। समझेंगे चीजों को डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड। डिविडेंड कहने का मतलब है लाभांश। अगर हम ये बात करें लाभांश नीति, है ना, तो डिविडेंड पॉलिसी जो है हम लोग इसको बोलते हैं, लाभांश नीति को बोलते हैं। होता क्या है, एकदम एक एक वन बाय वन करके चीजों को समझोगे। इसमें हम लोग देखते क्या है, तो लाभांश डिविडेंड पॉलिसी जो है ये बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पढ़ा जाता है। ये किसके लिए पढ़ा जाता है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं इसके लिए पढ़ा जाता है लाभांश नीति, है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी के है क्या चीज यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में? मैं एक बात बता रहा हूँ, हम लोग कंप्यूटेशन करने से पहले थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमको कोई प्रॉफिट निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। सेलिंग प्राइस ले लिया हमने। सेलिंग प्राइस के बाद हम इसमें लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे लेस कर दिया, हमारा जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम लोगों ने नाम दिया कंट्रीब्यूशन का। ये मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने आपके साथ रखा है और ऐसे भी आपके साथ हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो हमने क्या चीज का नाम दिया? कंट्रीब्यूशन का नाम दिया। कंट्रीब्यूशन में लेस करोगे यदि आप फिक्स्ड कॉस्ट, क्या लेस करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट यदि आप लेस करते हो तो जो वैल्यू बाहर निकल के आता है इसको आप बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। या फिर प्रॉफिट के जगह अर्निंग भी बोला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें के तुरंत बाद हम इसी फिगर में लेस करते हैं इंटरेस्ट को। क्या चीज को लेस करते हैं? इंटरेस्ट को जो है हम लेस करते हैं। जो वैल्यू आता है इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, है ना। इसके बाद इसमें हम लेस करते हैं टैक्स। क्या चीज को टैक्स करके लेस करते हैं? टैक्स। तो जैसे लेस किया, ये जो वैल्यू आ रहा है इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। लास्ट में डिविडेंड दिया जाता है। जो बचा हुआ पैसा होता है उस पैसे को हम लोग डिविडेंड के रूप में देते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ यहाँ पे तो क्या डिविडेंड दिया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट के जगह लॉस हो रहा है तो डिविडेंड देने की बात ही नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे चीजों को समझेंगे, ये तभी डिविडेंड दिया जाएगा। इसके बाद हम लेस करते हैं क्या चीज? डिविडेंड। डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। और इसके बाद जो पैसा बचता है इस पैसे को हम लोग या तो डिफेयर
जानते हैं, या तो हम लोग इस पैसे को रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जानते हैं। बड़ा अच्छा क्लास दे रहा हूं मैं आज के वीडियो में। या तो हम इसको इफेस बोलेंगे, या तो हम लोग इसको रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जानते हैं। यूजीसी नेट में इसके रिगार्डिंग में 2-3 बार क्वेश्चन जो है 2 से 3 टाइम्स जो है सिर्फ इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि पहले आप डिविडेंड देते हैं, पहले आप प्रेफरेंसेस देते हैं, पहले आप टैक्स देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो सीक्वेंस हमारा यही होगा। जब भी हमें कंपनी की बात करें तो कंपनी में पेमेंट करने का जो सीक्वेंस है, एक्सपेंसेस को पेमेंट करने का जो सीक्वेंस है, वो यही होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो आगे अगर हम देखें, यहाँ पे आगे अगर देखें तो अब देखो एक बात बता रहा हूं, इफेस का थोड़ा सा फुल फॉर्म समझ लो। इफेस बोला जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, एक ऐसा अर्निंग जो हम इक्विटी शेयर्स होल्डर को देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ पैसा बचेगा तो वही पैसा जो है इक्विटी शेयर्स होल्डर को दिया जाएगा, अन्यथा वो पैसा इक्विटी शेयर्स होल्डर को नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक की चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गया है कि यहाँ पे हमने क्या चीज देखा और क्या चीज नहीं देखा। ठीक है, अब देखो मैं डिविडेंड पॉलिसी की बात करता हूं। कोई भी कंपनी है, मान लेते एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कंपनी थी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी थी, है अभी भी ये कंपनी, पॉलीकैब की जो वायर वाली कंपनी है, ये कंपनी का शेयर जो है अप्रॉक्स लगभग 25% रेट डाउन कर गया विदिन 2 डेज। विदिन 2 डेज में ये कंपनी का शेयर 25% डाउन किया, मतलब ये जो है 5600 के करीब था, विदिन 2 डेज जो है ये 3600 के करीब जो है इसका शेयर का रेट हो गया, पर शेयर, एक शेयर का रेट। ठीक है, इसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं, 2-3 कारण होते हैं, 2-3 कारण नहीं, बहुत सारे कारण मैं बोल सकता हूं। इस कंपनी का शेयर का गिरने का कारण यह था कि कंपनी ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है वो कंपनी के पास था, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेड मारा तो देखा कि इसके पास जो है बहुत सारा पैसा जो है, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और वो जैसे पब्लिकली वो न्यूज हुआ उसके तुरंत बाद जो ये कंपनी का शेयर गिर गया। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, डिविडेंड पॉलिसी में मैं हमेशा एक वर्ड डिस्कस करूंगा जिसको मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ फॉर्म। मैं वर्ड यूज क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म, मतलब इसको हम शॉर्ट में VF के भी नाम से जानते हैं। और कभी भी मैं जब वैल्यू ऑफ फॉर्म की मैं बात करूं तो इसको आप समझने के लिए आप इसको प्राइस ऑफ शेयर समझिए, प्राइस ऑफ शेयर समझिए। कौन सा प्राइस? मार्केट। ये समझने के लिए है ना, कि जैसे मैं बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है बढ़ रहा है, तो आप समझेंगे कि सर जो है शेयर का प्राइस का बढ़ने का बात कर रहे हो, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। शेयर वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है घटेगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली घटेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, तो हम हमेशा बात करेंगे क्या चीज, वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो जब डिविडेंड पॉलिसी बताया गया, ठीक है, बनाया गया, तो इसमें जनरली 2 प्रकार के लोग जो हैं आपको मार्केट में मिले, है ना, 2 प्रकार के लोग जो है मार्केट में मिले। लेकिन उससे पहले हम ये बोलेंगे कि सर डिविडेंड डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है, हु कैन डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं, डिविडेंड जो है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड हमेशा कौन डिक्लेयर करता है बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं
जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोगों के पास पावर होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का, है ना। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का पावर किसके पास होता है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास। अच्छा, दूसरा बात मैं क्या बता रहा हूं, क्या डिविडेंड लेना इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है? क्या उनका अधिकार है? मान लेते हो कोई कंपनी ने डिविडेंड पिछला 10 साल से 5 साल से नहीं दिया है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होगी जो डिविडेंड आपको नहीं अलॉट करेगी, तो क्या ये आपका राइट है कि नहीं हमको ये डिविडेंड मिलना ही चाहिए, हमको ये डिविडेंड दो आप? तो नहीं ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी राइट जो है वो शेयर होल्डर के पास नहीं होता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने का पूरा 100% राइट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो आपको डिविडेंड देगा, अगर चाहता है नहीं देना है तो डिविडेंड आपको नहीं देगा। इज इट क्लियर? और डिविडेंड डिक्लेयर करने का राइट जो है, डिविडेंड जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं, समझो। डिविडेंड जो है ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं, जो आपने सुना भी होगा कभी कोई जमाने में। एक डिविडेंड होता है प्रपोज्ड, एक डिविडेंड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड। एक प्रपोज्ड डिविडेंड होता है और एक डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, है ना। तो समझोगे प्रपोज डिविडेंड क्या है और इंटरिम डिविडेंड क्या है। तो प्रपोज डिविडेंड मतलब, मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं। हिरार्कीज ऑफ कंपनी में सबसे पहला व्यक्ति जो होगा वो चेयरमैन होगा, सबसे पहला व्यक्ति। चेयरमैन के बाद होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के बाद होते हैं मैनेजिंग पावर, जो मैनेजमेंट जो होते हैं वो लोग होते हैं मैनेजमेंट वाले लोग, और उसके बाद फिर होते हैं शेयर होल्डर। ये मैं एक हिरार्कीज बना दूं, ऐसे बीच में इसमें बहुत सारे लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव फलाना ढेकाना ये सब रहते हैं, तो वो सारे के सारे मैनेजमेंट में घुसते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज जो है हम लोगों को यहाँ पे देखना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, डिविडेंड देने का राइट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप का नाम है जिसमें 2, 4, 5, 6 लोग का एक कमिटी रहता है, जो एकदम एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग होते हैं, वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो अब होता क्या है समझिए, एक मीटिंग बुलाई जाती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिर्फ मीटिंग हो, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हो, तो उस मीटिंग को बुलाया जाता है बोर्ड मीटिंग। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको, उस मीटिंग को क्या बुलाया, क्योंकि वो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, जब हम लॉ पढ़ाएंगे तब वहां पे पढ़ना है। वो मीटिंग होता है आपका बोर्ड मीटिंग। और यदि हम ये सभी का एक कॉमन मीटिंग बुलाए सभी लोगों का, तो उस मीटिंग को हम लोग बोलते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, है ना। अब समझो, यदि कोई डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर वाले लोग जो है डिसीजन ले लिए कि भैया 10% जो है कंपनी को इसका डिविडेंड देना है ना, और वो डिसीजन यहाँ पे ले लिए हैं। और जब जनरल मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में बस ये डिसीजन को इन्होंने सुना दिया कि 10% का डिविडेंड जो है अब आपको मिलने जा रहा है ना, और ये सुना दिया। तो वैसे डिविडेंड्स को आप क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब विदाउट रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, ठीक है, बिना अप्रूवल लिए हुए हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। इसका कहने का मतलब होता है विदाउट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, है ना। शेयर होल्डर का अप्रूवल ही नहीं लिया गया, बिना अप्रूवल के, बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के, ठीक ना, आपको क्या दे दिया गया? डिविडेंड दे दिया गया। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? सुनो, डिविडेंड देने का डिसीजन बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया गया। डिविडेंड देने का डिसीजन जो है एक जनरल मीटिंग बुलाई गई, और जनरल मीटिंग में क्या बोला गया कि भैया ऐसा है
ठीक ना, कंपनी आपको 10% डिविडेंड देना चाहती है, क्या आप लेने के लिए एग्री हैं? ये एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव किसके पास रखा गया? एग्जीक्यूटिव शेयर्स होल्डर के पास रखा गया, और शेयर्स होल्डर ने जब ये बात बोला कि या वी आर एग्री टू रिसीव डिविडेंड फॉर 10% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, तब जाकर के कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो जब प्रपोजल रखा गया तो उस टाइम जो है ये प्रपोज डिविडेंड है ना, ये आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर का अप्रूवल के बाद जो है ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। और जैसे अप्रूव कर दिया गया ये जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, ये डिविडेंड आपका क्या बन जाता है पता है? फाइनल डिविडेंड। यही डिविडेंड जैसे एक्सेप्ट कर लिया गया, दैट डिविडेंड बिकम फाइनल डिविडेंड। यही डिविडेंड क्या बन जाता है? फाइनल डिविडेंड बन जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक जो है मैंने अभी तक जो है मैंने डिविडेंड के बारे में बताया। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट which can be distributed or sharing to equity to existing shareholder, ठीक है। जो existing shareholder है उसके पास जो हमारे कंपनी को जो प्रॉफिट हो रखा है, वो प्रॉफिट को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट को जो आप ट्रांसफर करते हो, उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ, यदि आपने कंपनी ने डिविडेंड आपको नहीं दिया तो सारा का सारा पैसा वो क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा। मतलब देखो होता क्या है ना, कंपनी या तो डिविडेंड देगी या तो सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेगी। अपने पास रखेगी तो क्या फ्यूचर में वो पैसा को री इन्वेस्ट करेगी। जैसे मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा एलिब्रेशन है ना। जैसे एक एग्जांपल है ना, यहाँ पे कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चलते गया। यहाँ पे कंपनी को 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कंपनी को थर्ड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब इस वर्ष कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भैया हम सारा का सारा पैसा को रिटेन कर लेंगे। रिटेन मतलब अपने पास रख लेंगे, और ये 500 करोड़ को हम नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। सारा पैसा अपने पास रख लेना मतलब क्या भर ले जाएगा? नहीं, कंपनी एंड कंपनी जो मेंबर्स होते हैं वो था डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? सारा का सारा पैसे को रिटेन कर लिया। और रिटेन इसलिए किया क्योंकि हम फ्यूचर में या आने वाले दिनों में हम ये पैसा को कहीं पे दूसरे जगह जो है वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अब जब दूसरे जगह इन्वेस्ट करेंगे तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, जब दूसरे जगह इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल फिर वहां से भी प्रॉफिट आएगा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 500 करोड़, ये आपका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में आपने क्या किया? कुछ पार्ट जो है वो डिविडेंड दे दिया और कुछ पार्ट जो है आपने रिटेन कर लिया, है ना। डिविडेंड किसको दोगे? शेयर होल्डर। तो इस केस में क्या होगा? मान लेते हैं आपने 100 करोड़ रुपया जो है डिविडेंड दिया, तो बचा कितना? 400 करोड़। अब इसमें क्या होता है? फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए 500 करोड़, तो अगले वर्ष जो है 100 करोड़ जो है आप फिर से शेयर को इशू करके मंगाओगे। शेयर इशू करके, क्योंकि पैसे चाहिए आपको 500 करोड़, आपके पास रिटेन अर्निंग में है मात्र 400 करोड़, तो बाकी जो पैसा हमको 100 करोड़ चाहिए, वो 100 करोड़ हमको कहां से मिलना चाहिए? मिलेगा तो हमको वो 100 करोड़ जो है हम उसको रिटेन करेंगे। समझ में आई बात? 100 करोड़ का हम क्या करेंगे? रिटेन करेंगे, और वहां से हम चाहेंगे कि हमको पैसा मिले। इज इट क्लियर? तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास 400 करोड़ 500 करोड़ हो गए।
तो अल्टीमेटली हमारे पास या तो एक ऑप्शन ये है या तो एक ऑप्शन ये है। अब इसी को देखते हुए क्या बनाया गया, लाभांश नीति बनाया गया, डिविडेंड पॉलिसी बनाया गया। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जो है इसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ जानकार लोगों ने क्या किया, एक आपका इसका एक पॉलिसी तैयार किया और वही पॉलिसी हमें पढ़ने की। आई बात समझ में? तो अभी तक जो है हमने जो बातें करा था ये बातें कैजुअल बात था जो डिविडेंड से रिलेटेड था। चलिए तो आगे देखते हैं थोड़ा सा हम। हेडिंग डाल देंगे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी है ना। कुछ कुछ लिख लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। हमारा क्या मतलब है मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी का, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे और डिविडेंड पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन dividend distribution guidelines provided by या issued by के लिख सकते हैं, provided by कौन, board of directors of the, तो जो कंपनी है या किसी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो गाइडलाइन इशू किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, है ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट सेट्स the parameters for delivery. It set the parameters of delivery return to the equity shareholder. Capital invested by the business. आगे लिखेंगे while taking, जब हम ये डिसीजन लेते हैं, while taking such decisions, the company
has to maintain a proper balance between its depth and equity composition. है ना? तो ये सारी चीज को हमने आपको देखा आपके साथ में कि डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो डिविडेंड पॉलिसी होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो गाइडलाइन जो प्रोवाइड कर रखा है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कोई भी कंपनी में जो गाइडलाइन जो इशू कर रखा है कि हाँ ये आपका गाइडलाइन है और इस तरीके से जो है आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, वही चीज जो है क्या है डिविडेंड पॉलिसी। दूसरा जो है इट सेट्स द पैरामीटर्स फॉर डिलीवरिंग रिटर्न्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या करता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर को जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है जो बिजनेस में, तो उसको बिजनेस में जो व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको कुछ हम रिटर्न दे रहे हैं, तो उस रिटर्न का जो पैरामीटर सेट किया गया है कि हाँ इतना रिटर्न देना उतना रिटर्न देना, तो वो चीज जो है आपका क्या चीज को इंडिकेट करता है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ये डिविडेंड को डिविडेंड पॉलिसी को इंडिकेट करता है। और ये डिसीजन लेने वक्त कभी भी जब भी ये डिसीजन लेते हैं तो कंपनी जो है ये प्रॉपर मेंटेन करता है कि हमारा इक्विटी और हमारा डेब्ट का इक्विटी और डेब्ट का प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमारा इक्विटी जो है कहीं ज़्यादा है या कम है, कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं इसमें ये सारे चीज़ को देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज हैं, तो उस थ्योरीज को अगर हम देखेंगे लाइन हम लिखेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने थ्योरीज दिया है, उसमें 4 लोगों का नाम जो है सबसे पहले आता है जिनको क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरी। पहला है इररेलेवेंस थ्योरी, है ना, पहला है इररेलेवेंस थ्योरी। दूसरा है रेलेवेंस थ्योरी। तो एक तो है आपका इररेलेवेंस थ्योरी और दूसरा है इररेलेवेंस थ्योरी, है ना। तो 2 थ्योरीज जो है आपको डिफाइन किया गया है डिविडेंड पॉलिसी में। रेलेवेंस और इररेलेवेंस क्या होता है, इससे पहले वाले जो ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा था उसमें मैंने वैल्यू ऑफ फॉर्म के बारे में बताया था। तो पहले छोटा सा समझ लो कि यदि हम डिविडेंड किसी को देते हैं और उससे हमारा फॉर्म का जो वैल्यू है वो अगर बढ़ता है या वो अगर घटता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेलेवेंस बोलेंगे, है ना। और यदि हम कंपनी जो है डिविडेंड अगर देती है और उससे फॉर्म का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेलेवेंस थ्योरी बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, इररेलेवेंस थ्योरीज को 2 व्यक्ति ने डिफाइन किया था। पहला व्यक्ति जो थे वो थे एजरा सोलोमन ने ये थ्योरी को डिफाइन किया था। और एजरा सोलोमन का जो थ्योरी था ये था आपका रेसिडुअल थ्योरी। इसका नाम था आपका रेसिडुअल थ्योरीज के नाम से ये जाना गया। ठीक है, अच्छा रेसिडुअल थ्योरीज क्यों जाना गया, एजरा सोलोमन क्या थे, ये सारी बातें अभी हम आपके साथ करेंगे। सेकेंड थ्योरी जो दिया गया था वो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच या मोदी गिलानी मिलर मॉडल ने दिया था, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मोदी गिलानी एंड मिलर।
दो व्यक्ति हुआ करते थे, मोदी गिलानी एंड मिलर। इससे पहले वाले जो चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया था, और इस थ्योरी का नाम दिया गया था आर्बिट्रेज थ्योरीज, है ना। ये नाम दिया गया था आपका मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। रेलेवेंस थ्योरीज में दो पार्ट थे थ्योरीज के। पहला था आपका वॉल्टर मॉडल, पहला था वॉल्टर मॉडल, दस बजे में 10:30 से और डीएससी 3 का भी बच्चा है ना, तो डीएससी 3 को भी हम चलिए। तो रेलेवेंस थ्योरीज जो है, रेलेवेंस थ्योरीज में एक थ्योरी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दो मॉडल है इसमें भी। तो रेलेवेंस थ्योरी में भी आपके दो मॉडल आ जाते हैं। पहला मॉडल जो है वो है आपका वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, है ना। पहला मॉडल जो है वो है आपका वॉल्टर्स मॉडल, और दूसरा मॉडल जो है वो है आपका गॉर्डन मॉडल। दूसरा मॉडल जो है गॉर्डन, है ना। तो दो मॉडल है आपके, एक तो वॉल्टर मॉडल और एक आपका गॉर्डन मॉडल। रेलेवेंस थ्योरी में भी एक एजरा सोलोमन है और एक आपका मोदी गिलानी मिलर एंड मिलर अप्रोच। वन बाई वन करके हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे इररेलेवेंस थ्योरीज, इररेलेवेंस थ्योरीज, है ना। इररेलेवेंस थ्योरीज में यहां पे बोलता है आप डिविडेंड के देने से या ना देने से वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मतलब डिविडेंड दो या ना दो फर्क आपको नहीं होगा, है ना। किसी भी प्रकार का फर्क आपको नहीं होगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी डू नॉट अफेक्ट इन अकॉर्डिंग टू इररेलेवेंस थ्योरी। इसको अगर हम लिखेंगे लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू irrelevance theories. According to irrelevance theories, dividend policy do not affect value of form, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और वही चीज अगर हम रेलेवेंस थ्योरी की बात करें और नंबर बी की बात करें, रेलेवेंस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू
relevance theories. According to relevance theories, dividend policy affects the value of the firm. जो फॉर्म का जो वैल्यू है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो चीज जो है, दो एग्जांपल जो है आपका रेलेवेंस थ्योरी और इररेलेवेंस थ्योरी का होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एजरा सोलोमन के बारे में, है ना। एजरा सोलोमन के बारे में इररेलेवेंस थ्योरीज को लेकर, है ना। इररेलेवेंस थ्योरीज को लेकर क्या चीज का, कौन सा? अरे सेमेस्टर को क्या कॉमर्स, क्या कॉमर्स का सेमेस्टर को क्या क्लियर है यहाँ तक? तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हम बात करते हैं एजरा सोलोमन के बारे में, है ना। पहला थ्योरी लिखेंगे, मैं फिर से डिटेल कर देता हूँ। फर्स्ट थ्योरी है इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी में पहला जो थ्योरी का नाम है, फर्स्ट थ्योरी का जो नाम है वो है रेसिडुअल थ्योरी, है ना। ये प्रोपाउंडेड बाय, ये थ्योरी को किसने दिया था समझ, ठीक है। प्रोपाउंडेड बाय एजरा सोलोमन। ये थ्योरी को किसने दिया था? एजरा सोलोमन ने दिया था, ठीक है। रेसिडुअल थ्योरी, एजरा सोलोमन का कहना यह था कि भैया डिविडेंड जो दिए जाते हैं वो एकदम अंतिम में दिए जाते हैं, मतलब वो स्क्रैप है। स्क्रैप मतलब समझ में आ रहा है, अगर बच गया तो हम आपको देंगे, अगर नहीं बचा तो हम आपको नहीं देंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में कोई फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो उसमें एक डिसीजन लिए जाते हैं कि अगर आपका ये सामान बचा या फिर कुछ हुआ तो हम आपको देंगे, अगर नहीं बचा तो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बातें जो है, ये बातें किसने दिया? एजरा सोलोमन ने दिया। इसीलिए यहाँ पे इसका क्या नाम पड़ गया? रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब स्क्रैप। रेसिडुअल कहने का मतलब क्या होता है? स्क्रैप। अब याद करो जो मेरा बोर्ड का पहला पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था डिविडेंड कब दिए जाते हैं? जब सारा का सारा एक्सपेंसेस हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स, सब चीज जब दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते थे? डिविडेंड बोलते थे। उस प्रॉफिट से जो पैसा दिया जाता था उसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते थे, है ना। एक मिनट, हाँ बात हो रहा है, तो छोटे लोग बच्चे लोग बोल रहे हैं 11 बजे जो है ना, हाँ ये ना 11 बजे से लोग पसंद है। हाँ जी, हाँ 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 हो गया बात।
चलिए, तो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, इसके आगे जो है जरा सा मैं उनको क्लियर करता हूँ फटाफट, है ना। अब जो है हम लोग एकदम आ गए हैं पिक पॉइंट पे, जहां से हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था रेसिडुअल थ्योरी, है ना। रेसिडुअल थ्योरी जो है ये प्रोपाउंडेड बाय एजरा सॉलोमन। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एजरा सॉलोमन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं इस थ्योरी में। वो बेसिक बातें जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्योरी में क्या क्या बोलता है। ठीक है, ये थ्योरी में this theory regards dividend policy merely as part of financial decision, because the earnings available may be retained in the business for reinvestment। देखो, बड़ा मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ, भले थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा चीज है। But if the funds are not required, in the business, they may be distributed as dividend. Thus the decision to pay dividends or retain the earnings may be taken as rational decision. है ना। तो ये बातें जो है एजरा सॉलोमन का कहा गया था। एजरा सॉलोमन ने साफ साफ कहा था कि ये थ्योरी जो है वो आपका
merely part of financial decision because the earning जो अर्निंग होंगे वो अवेलेबल होंगे क्या चीज के लिए? अवेलेबल में भी रिटेन इन द बिजनेस, या तो बिजनेस में रिटेन करो या तो रिटेन क्यों करो फॉर दी इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब होता क्या है, एग्जांपल के तौर पर समझ लो, जो मैंने अभी कुछ देर पहले की बात है मैंने बताया, यहाँ T0 है, T1 है, T2 है ना, याद करो ये मैंने कैपिटल बजटिंग में आपको सिखाया। तो यदि हमारा T1 में 100 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? ये प्रॉफिट को रिटेन कर लिया जाएगा। रिटेन कौन करेगा? कंपनी करेगा, है ना। कंपनी क्यों रिटेन करता है? कोई भी प्रॉफिट को कंपनी इसलिए रिटेन करता है ताकि कल के डेट में ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकें। और री इन्वेस्ट करेंगे, एक बात बताना, हम अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस जो है वो बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर, क्योंकि शेयर तो हमारा उतना ही रहा, शेयर में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने कोई नया शेयर तो मंगाया नहीं लोगों से, तो हमारा ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मान लेते हो पहले यहाँ पे हमारे पास शेयर जो थे वो 1 लाख शेयर हुआ करता था, हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया वही प्रॉफिट को डाला यहाँ पे, तो हमारा ईपीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम ईपीएस निकालने के लिए ईपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं, नंबर ऑफ शेयर करते हैं। तो मेरे को एक बात बताना, क्या हमारा नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंजेस हुआ री इन्वेस्टमेंट से? नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने ही पैसे को क्या किया? री इन्वेस्ट किया। ठीक है, अपने ही पैसे को हमने क्या किया? री इन्वेस्ट किया। तो हमने री इन्वेस्ट किया तो क्या मार्केट से पैसे मंगाए? हमने नहीं मंगाए। और ये क्या है? ये अंतिम का डिसीजन होता है, इसलिए बोला गया कि बट इफ द फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यदि फंड रिक्वायर्ड नहीं है इन दी बिजनेस तो दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। लेकिन यदि आपका फंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कर सकते थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी बहुत अच्छा जा रहा है, तो भैया हमको फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब हमें फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वो पैसा को क्या कर देंगे? डिविडेंड में दे देंगे। तो डिविडेंड तो क्या होता है? एकदम अंतिम वाला चीज होता है, रेसिडुअल पार्ट होता है। जैसे होता है ना कि घर में 10 रोटी बच्चा है, हम अब अपने घर में जैसे मान लेते हैं जो स्ट्रीट डॉग होता है, बहुत सारे घर में क्या होता है, बचा हुआ खाना को स्ट्रीट डॉग में हम बांट देते हैं। बहुत सारे घर में क्या होता है, अलग से खाना बनाया जाता है, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं वैसे घरों की बात कर रहा हूँ जिसमें बच गया तो वो खाना जो है अब स्ट्रीट डॉग को हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मतलब हम उसको दे दे रहे हैं। तो ये कब होगा? ये रेसिडुअल खाना होगा ना, जो बच गए, नहीं बचा डॉग को नहीं मिलेगा। ठीक ना, वही चीज है, अगर फंड का रिक्वायरमेंट है तो हम री इन्वेस्ट करेंगे, और लगता है इतनी फंड का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम उसको क्या में दे देंगे? डिविडेंड में दे देंगे। इज इट क्लियर? तो ये बातें था रेसिडुअल थ्योरी में एजरा सोलोमन के द्वारा कहा गया था। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला था कि भैया ऐसा है कि कंपनी का जो है, कंपनी का डिविडेंड दो या नहीं दो, कंपनी के वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो इसके कुछ अपने एजम्पशंस थे, वो भी लिख लो थोड़ा सा। एक ही एजम्पशन था, बहुत ज्यादा नहीं था। Assumptions of रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी का एक अपना assumptions था। क्या था वो assumptions? ये रेसिडुअल थ्योरी का एक अपना assumptions था। वो assumptions था it is that raising, it is that raising financing from external sources
external sources involves higher cost. This can तो ये चीज जो है इसका एक छोटा सा एजम्पशन था, बहुत ज्यादा बड़ा एजम्पशन नहीं था। इसका एजम्पशन सीधा सा कहना था कि भैया इस केस में फाइनेंसिंग जो है वो रेज होगा, कैसे? एक्सटर्नल सोर्स से होगा, बहुत ही ज्यादा हायर कॉस्ट से। तो इसलिए जो है आप क्या करेंगे, आप इंटरनल वाले को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच। मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये तो भैया ऐसे लोग थे जो हर जगह अपना टांग खड़ा देते थे और हर जगह अपना डिसीजन लेते थे। इन्होंने जो डिसीजन दिया था, मोदी-गिलानी मिलर ने जो डिसीजन दिया था, उस डिसीजन को हम लोग आर्बिट्रेज डिसीजन के भी नाम से जानते थे। इस डिसीजन को हम लोग क्या नाम से जानते थे बताना? इस डिसीजन को हम लोग आर्बिट्रेज डिसीजन के भी नाम से जानते थे। आर्बिट्रेज डिसीजन, है ना। इन्होंने आर्बिट्रेज की बातें करा था। आर्बिट्रेज का बात किया था मतलब क्या, समझो। आपके पास ना रस्सी है, मान लेते हो एक रस्सी है, एक रोप है आपके पास, एग्जाम्पल समझोगे, है ना। एक व्यक्ति है यहाँ पे, नाम है इसका रामलाल, एक व्यक्ति रामलाल, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामलाल। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक रामलाल है और एक क्या है, श्यामलाल। रामलाल ने क्या किया, एक बीच में यहाँ पे इसने, ये एक आपका रस्सी है, रोप बोले तो रस्सी, है ना, रस्सी। अब रस्सी को क्या किया गया है, नहीं आज मैंने जो प्रोग्रेस इसीलिए और इसका मंडे को छुट्टी रहेगा कॉलेज, हेलो, हाँ, नहीं एग्जाम है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैं बता क्या रहा था, सुन लो। मैं बता रहा था कि आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है कि रामलाल जो है रस्सी को एक साइड से दम लगा के खींच रहा है और श्यामलाल भी जो है दूसरे साइड से रस्सी को खींच रहा है। तो मेरे को एक बात बताना, दोनों एकदम एक जैसा बात आदमी है, ये रस्सी जो है वो बैलेंस्ड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये रस्सी बैलेंस्ड होगा कि नहीं होगा? सर एकदम बिल्कुल होगा, बैलेंस्ड होगा, क्योंकि ना वो उधर जाएगा ना इधर, दोनों एकदम एक पावर का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एकदम सिमिलर है, ठीक है, और पावर एक है, सब चीज एक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे वही बातें जो है वो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज, ठीक ना। यहाँ पे वही बात बोला गया कि मान लेता हूँ, सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। यहाँ पे T0 है, T1 है, T2 है ना। यहाँ पे आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये 100 करोड़ में आपने क्या किया, 20 करोड़ को डिविडेंड के नाम पे दे दिया और बाकी 80 करोड़ को फ्यूचर में रिटेंड किया। लेकिन जब आप दूसरे वर्ष में आए तो पता क्या चला कि 100 करोड़ रुपया जो है आपको क्या करना है, री इन्वेस्ट करना है। 100 करोड़ आपको क्या करना है, री इन्वेस्ट करना है। आपके पास कितना करोड़ है, 80 करोड़ है। तो बाकी जो 20 करोड़ है, बाकी जो 20 करोड़ है वो जो है आप नया से शेयर मंगाएंगे 20 करोड़ का,
अब जब शेयर मंगाएंगे तो यहाँ पे देखो ईपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गया। जैसे नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया ईपीएस जो है ये आपका कम हो गया। तो यदि आप डिविडेंड देते हैं तो ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर जो है वो कम हो जाता है, और जब अर्निंग पर शेयर कम हो जाए तो मार्केट में शेयर का फर्म का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है। अच्छा ये तो आपका कम नहीं हुआ, मतलब ये कांस्टेंट रहा, क्योंकि पहले जो है ये बढ़ता था, अब क्या है कि आपका अर्निंग भी बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़े, तो ईपीएस जो है वो कांस्टेंट रहा। तो बोला क्या गया कि भैया यदि आप डिविडेंड देते हो तो हमको जितने का आपने डिविडेंड दिया है उतने का हमें एक्स्ट्रा फंड का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा फंड का रिक्वायरमेंट होगा, तो मतलब अगर आप 20 करोड़ रुपया आप यहाँ से निकाल रहे हो तो 20 करोड़ रुपया आपको इक्विटी से डालना पड़ेगा, तो आपने फिर से बैलेंस कर दिया, तो जिसकी वजह से ये फिर से क्या कहलाया, आर्बिट्रेज कहलाया। इज इट क्लियर। तो मोदी गिलानी मिलर ने ये बातें जो है आपको समझाया, ठीक है। तो मोदी गिलानी मिलर का थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या क्या कहानी था थोड़ा। और ये क्लास अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक है, कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं भी लगे तब भी बता देना क्या इसमें सुधार किया जा सकता है ना। तो मैं कहूँगा कि कभी फिलहाल क्योंकि थोड़ा सा बजट जो है गड़बड़ा चुका है, जिसकी वजह से तुरंत तत्काल में जो नहीं हो पाएगा वो ऑनलाइन होगा सिस्टम जो क्लास ले रहा था, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ लेकिन ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, ये सिस्टम आपका कंटिन्यू रहेगा। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 का, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, है ना। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के बारे में मोदी गिलानी मिलर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है रेलेवेंस थ्योरी है क्या, इररेलेवेंस थ्योरी है ना। तो पहला चीज लिखेंगे यहाँ पे मोदी गिलानी मिलर have argued that forms dividend policy is irrelevant. क्या है, irrelevant to the value of, है ना, वैल्यू ऑफ फॉर्म के लिए ये क्या है बताओ, रेलेवेंट है ना। क्लियर है। तो ये बातें जो है मोदी गिलानी मिलर ने। दूसरा बात इसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज डिपेंडेंट ऑन द earnings of the firm on its investment and not on the dividend paid
by 8. Earnings of the firm which affect its value further depends upon the investment opportunity available, है ना, क्लियर है। तो ये जो है आपका मोदी गिलानी मिलर ने बताया। अच्छा, कभी भी जब इस तरह की बातें होता है मोदी गिलानी मिलर का या किसी भी तरह का, तो कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो इसका भी कुछ अपना एजम्पशंस था, एजम्पशंस ऑन एमएम अप्रोच का अपना कुछ एजम्पशंस हुआ करता है ना। तो एमएम अप्रोच का क्या क्या एजम्पशंस था समझो। पहला एजम्पशन था कि आपका जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, पहला एजम्पशन क्या था, तो मार्केट जो है वो परफेक्ट होगा, मतलब परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, आपका मार्केट जो होगा वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सेकेंड एजम्पशन था इसका नो टैक्सेस, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्सेस, टैक्स फ्री वर्ल्ड होगा, नो टैक्सेस। तीसरा था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो पैसा लगाने का जो नीति है वो एक जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फोर जो है नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। पांचवा आपका इन्वेस्टर इज इंडिफरेंट बिटवीन, इन्वेस्टर इज indifferent between different income and capital gain income, है ना। तो ये आपका ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें मोदी गिलानी मिलर का, फॉर्मूला की बात करें तो P0 या फिर इसके जगह पे ये फॉर्मूला बदलता है D1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K प्लस P0 इंडिकेट करता है करंट मार्केट प्राइस, करंट market price of the share,
ये जिसको इंडिकेट करता है, के इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। D1 इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, expected dividend at the end of the year. P1 indicate करता है expected price, expected price of the share at the end of year. End of, है ना? तो ये जो है आपके किसका बात था? तो ये बातें था आपका रेलेवेंस इररेलेवेंस थ्योरी, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या चीज, मोदिग्लियानी मिलर को और एजरा सोलोमन को, है ना। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल का जो क्लास होगा उसमें मैं आपका जो रेलेवेंस थ्योरीज है उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 2-4 जो है मैं उसको डिस्कस करूंगा, किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को, ठीक है ना। और ये क्लास जो है आज मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।